एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। मैं कमलेश सर। हम लोग यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे उसमें उत्तर प्रदेश की जनजातियां, ओके। और उत्तर प्रदेश की जनजातियों से संबंधित हम लोग जो डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस हर बार यानी एवरी ईयर प्रत्येक साल पूछा जाता है किसी न किसी रूप में, या तो सिंगल क्वेश्चंस के रूप में अथवा मैच करने के रूप में, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाएंगे। और इस बार यूपीपीसीएस 2023 में यहाँ से क्वेश्चंस थोड़ा अधिक, क्वेश्चनों की संख्या अधिक रहेगी क्योंकि यूपी स्पेशल पर विशेष फोकस किया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो आइए हम लोग इसको प्रारंभ करते हैं और आप लोग क्लास का यानी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए एग्जाम 21 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे अपडेट तत्काल आपको मिल जाए। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यूपी स्पेशल के बाद हम लोग अन्य सब्जेक्ट्स पर भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि समय बहुत कम है, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जिससे आपको वहां से क्वेश्चन श्योर एज सर्टेन मिले, ओके। तो उत्तर प्रदेश की जनजातियां, अब उत्तर प्रदेश की जनजातियों को हम लोग मैप के साथ भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैप के साथ डिस्कस करने से ये रहता है कि उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में, पूर्वांचल के क्षेत्र में या पश्चिमांचल के क्षेत्र में या बुंदेलखंड के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में उन जनजातियों का निवास है, उसके आधार पर आप उन जिलों को भी चिन्हित कर लेंगे। क्योंकि जिला भी पूछ दिया जाता है कि कौन सी जनजातियां किन क्षेत्रों में या उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट अथवा जनपद में निवास करती हैं, तो आपसे यह भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, ओके। तो आइए उत्तर प्रदेश की जनजातियां, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो जनजाति है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है वो है थारू जनजातियां। थारू जनजातियां यह किन क्षेत्रों में निवास करती हैं? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। और तराई क्षेत्र कहां से कहां तक आता है? तो उत्तर प्रदेश का जो हिमालयी बेल्ट है, उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है हिमालयी बेल्ट, जो आप कह सकते हैं कि यह नेपाल देश के साथ साथ अथवा हिमालय के क्षेत्रों से जो स्पर्श है, निचले क्षेत्रों से स्पर्श है, वही तराई बेल्ट है। और यह थारू जनजातियां खीरी जनपद से लेकर के महाराजगंज यानी नेपाल के बॉर्डर उत्तर क्षेत्रों में हिमालय से लगी सीमाओं, हिमालय पर्वत चोटी से लगी सीमाओं या हिमालय रेंज से लगे जो डिस्ट्रिक्ट है, जिले है, इसी को तराई क्षेत्र कहा जाता है। और खीरी से जनपद से लेकर के यहाँ तक महाराजगंज तक के क्षेत्रों में, गोरखपुर तक के क्षेत्रों तक यह जनजातियां निवास करती हैं, ओके। और डिटेल हम लोग इसके बाद एक एक जनजातियों को हम लोग और डिटेल देखा जाएगा, ओके। और इन जनजातियों का सबसे महत्वपूर्ण है कि यह कृषि करते हैं, पशुपालन भी करते हैं और साथ साथ यह हिंदू त्योहारों को भी मनाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिंदू त्योहारों में यह दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। तो आइए एक बार हम लोग देख लेते हैं, फिर डिटेल एक एक जनजातियों का हम लोग डिस्कस करेंगे। दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरी जनजाति है बुक्सा अथवा इसे भोक्सा भी कहते हैं, भोक्सा के नाम से भी जाना जाता है। यह बिजनौर, उत्तर प्रदेश के बिजनौर क्षेत्र में निवास करती है। बिजनौर क्षेत्र से तात्पर्य उत्तराखंड का बॉर्डर जो है, यह बिजनौर जनपद है। उत्तराखंड का जो ये बॉर्डर है, बिजनौर जनपद सीमा बनाता है, ओके। इन क्षेत्रों में विशेषकर आप यह भी कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य और उत्तर प्रदेश की सीमा क्षेत्र पर या बेल्ट में इन जनजातियों का निवास है, ओके। तो हमेशा ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि बुक्सा जनजातियां किस जनपद में निवास करती हैं, क्योंकि इनका स्पेसिफिक एक एरिया है, एक निश्चित एरिया है, इसलिए यहां से पूछ देता है। तो इसका आंसर आप करेंगे बिजनौर जनपद, ओके। अगला है खरवार जनजातियां जो निवास करती हैं स्पेशली उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जनपद में। अब देखिए मैप में अगर देखेंगे तो ये मिर्जापुर है और यह सोनभद्र है, तो यह सोनभद्र जनपद में ये जनजातियां निवास करती हैं, ओके। अगला है माहीगीर जनजातियां। माहीगीर जनजातियां भी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद या बिजनौर क्षेत्र में निवास करती हैं, ओके।
अगला है जौनसारी, और यह भी जनजातियां उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में निवास करती हैं। अगला है गोंड, धुरिया, नायक, पथारी, ओझा। अब यह जनजातियां आप लोग देखेंगे तो यह जनजातियां उत्तर प्रदेश के विशेषकर आप कह सकते हैं ये पूर्वांचल के क्षेत्रों में निवास करती हैं। ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में निवास करती हैं जनजातियां। गोंड, धुरिया, नायक, पथारी और ओझा। यहाँ पर जनपद को अगर देखा जाए कि किन क्षेत्र जनपद में इनका निवास क्षेत्र है तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, 2 बार हो गया है, कोई बात नहीं है, बस्ती, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र। यानी आप कह सकते हैं कि यह सारे जिले जो है, अब मैप के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये सारे जिले पूर्वांचल के हैं। तो पूर्वी क्षेत्रों में ये जिले निवास, पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में ये जिले हैं या पूर्वांचल के जिले हैं, इसलिए इस आधार पर गोंड, धुरिया, नायक, पथारी और ओझा जनजातियों का जो निवास क्षेत्र है वह पूर्वांचल है। ओके, तो ये एक याद करने का या कॉन्सेप्ट क्लियर करने का एक मैप का तरीका सबसे अच्छा है। आप लोग हमेशा मैप से कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा जिससे एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर याद करते हैं तो याद करने पर थोड़ा सा क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में गलत होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, तो पढ़िए और बाई मैप उसे समझने का प्रयास करिए। साइंटिफिक रूप में स्मार्ट तरीके से आप लोग पढ़ाई को जारी रखिए, सफलता अवश्य मिलेगी। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर एक जनजाति है सहरिया। तो सहरिया जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यह देखिए स्पेशली जो ये बुंदेलखंड का यहाँ पे क्षेत्र करते हैं, बुंदेलखंड में कुल 7 जिले पड़ते हैं। तो यह स्पेशली ललितपुर का एक क्षेत्र है, जो नीचे का ये जिला है यह ललितपुर है। ओके, यह ललितपुर क्षेत्र पड़ता है या ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है, जनपद है। तो सहरिया जनजाति ललितपुर जिले में निवास करती हैं या ललितपुर के क्षेत्रों में बसी हुई हैं। ओके, अब यहाँ पर कुछ जनजातियां हैं कि सोनभद्र में देख लिया जाए कि कौन कौन से जनजातियां निवास करती हैं स्पेसिफिक। तो परहिया जनजाति यह सोनभद्र में, बरिंगा जनजाति यह भी सोनभद्र में, अगरिया जनजाति यह भी सोनभद्र में, पटारी जनजाति यह भी सोनभद्र में, और चेरो जनजाति यह भी सोनभद्र में, भूया जनजाति यह भी सोनभद्र में, और पानिका जनजाति यह भी सोनभद्र जनपद में निवास करती है। ओके, अब आप यह भी कह सकते हैं एग्जाम में आता है तो आपको सोनभद्र ही ट्रिक करना है, लेकिन सोनभद्र से लगे जो मिर्जापुर जिला है, ओके, चंदौली है, तो इन क्षेत्रों में भी ये जनजातियां निवास करती हैं, लेकिन सोनभद्र में इनकी डेंसिटी कह लीजिए अधिक है, या जो इनके संख्या है वह सोनभद्र जिले में अधिक पाया जाता है, या सेंटर कह लीजिए, केंद्र, इनके निवास का केंद्र बिंदु जो है वह सोनभद्र जनपद है। इसलिए आपको एग्जाम में सोनभद्र को ही ट्रिक करना है। ओके, तो यह सारी जनजातियां हम लोगों ने देखा कि जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में पाई जाती है। अब हम लोग एक एक जनजातियों को डिटेल यानी विस्तृत पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ जनजातियां इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि वहां से उनके जीवन, आप कह लीजिए दिनचर्या, कह लीजिए उनके फेस्टिवल यानी उत्सव, कह लीजिए त्योहार, और वह किस वंश से बिलोंग करते हैं, वह क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करते हैं अथवा वैश्य वर्ण से अथवा शूद्र वर्ण से, यह भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। किस त्योहार को वह ज्यादा मनाते हैं, किस भगवान की पूजा यानी गॉड की पूजा, डेटी की पूजा वो करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो इस पर भी हम लोग डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। तो थारू जनजातियों का जो निवास क्षेत्र है, इनके निवास के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले थारू जनजातियों का निवास क्षेत्र तराई क्षेत्र है या तराई बेल्ट है। ओके, और तराई बेल्ट से तात्पर्य क्या है कि यहाँ लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज और गोरखपुर का जो ये बेल्ट है, इसी क्षेत्र में इन जनजातियों का निवास है। ओके, ये पूरा तराई बेल्ट कहा जाता है, यानी हिमालय का जो निचला भाग है, या आप यह भी कह सकते हैं जो
उत्तर प्रदेश का उत्तरी और पूर्वी जो भाग है, क्षेत्र है, हिमालयी भाग है, इसी को तराई बेल्ट कहते हैं या क्षेत्र कहते हैं। इन्हीं क्षेत्र में इनका निवास स्थान है। तो एक बार और जिलों को आप लोग देख लीजिए जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और ये गोरखपुर, देवरिया तक के बेल्ट में इनका क्षेत्र है यानी निवास क्षेत्र है। ओके, तो यह तो निवास क्षेत्र हो गया, इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। अब इसमें से जिला भी पूछा जाएगा, जनपद भी पूछा जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर 4 ऑप्शन में भी दे दिया तो इधर ऊपर के एक जनपद रहेंगे या फिर ऐसे भी दे देगा ए बी सी डी में, तो ए बी सी जो 3 जनपद है इस तराई बेल्ट का दे देगा यानी लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर या गोरखपुर का दे देगा। 3 जिले इधर का और एक जिला पश्चिम का दे देगा अथवा बुंदेलखंड के क्षेत्रों का दे देगा और पूछेगा कि थारू जनजातियों का निवास क्षेत्र किस जनपद में नहीं है। ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। और दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है या आता है कि थारू जनजातियों का निवास क्षेत्र है तो उसमें एक जनपद तराई बेल्ट का दे देगा, ओके, और 3 जनपद उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों का दे देगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग अच्छे से बाई मैप अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिए जिससे क्वेश्चन आपका गलत ना हो। ओके, तो इनका निवास क्षेत्र तराई क्षेत्र है। ओके, इंपॉर्टेंट। और फिर इनके वंश को हम लोग देख लेते हैं कि यह अपने को किस वंश से बिलोंग करते हैं। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यह अपने को किरात वंश से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखना है। यह अपने को किरात वंश से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर एक और जानकारी हमको मिलती है हम लोगों को, और मिथक आप कह लीजिए लेकिन इसको मिथक नहीं आप कह सकते हैं, सच्चाई ही कह सकते हैं। मे भी ऐसा ही हुआ होगा कि कहा जाता है कि यह राजस्थान के थार क्षेत्र के रहने वाले थे, थार मरुस्थल क्षेत्र के रहने वाले थे और यहाँ से राजस्थान से आकर के उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में बस गए यानी रहने लगे। और इसी आधार पर इनका नाम थार के ही नाम पर इनका नाम थारू पड़ गया। ओके, तो नामांकन के पीछे यही जो तर्क दिया जाता है वही है कि ये लोग रहने वाले राजस्थान के थार क्षेत्र के थे, अर्थात ये किरात वंश से तात्पर्य है राजपूत वंश से बिलोंग करते थे। ओके, और वहां से आकर के इन क्षेत्रों में बस गए और इसी के आधार पर इनका नाम थारू पड़ गया। ओके, और यह किरात वंश आप लोग जानते रहिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि थारू जनजातियां अपने को किरात वंश का बताती हैं या किरात वंश से बिलोंग करती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनकी शारीरिक बनावट हम लोग देख लेते हैं। तो शारीरिक बनावट अगर देखा जाए जो फिजिकली रूप में, तो ये छोटे कद के होते हैं। औसतन इनकी लंबाई 4.5-5 फीट के आसपास होती है, लेकिन अपवाद भी पाए जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग लंबे भी होते हैं यानी उनकी लंबाई 5 फुट से भी अधिक होती है, लेकिन अपवाद एक नियम नहीं है, ये हम लोग नियम पढ़ रहे हैं। ओके, तो अपवाद को छोड़ दिया जाए तो इनकी शारीरिक बनावट ये छोटे कद के होते हैं और इनका जो फेस होता है, मुख होता है चौड़ी मुखाकृति, यानी इनका जो चेहरा है, फेस है, वह चौड़ा होता है, जैसे आप कह सकते हैं नेपाली व्यक्तियों की तरह। ओके, कद उनका छोटा और चेहरा, फेस उनका चौड़ा होता है, तो इस रूप में। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो थारू स्त्रियां होती हैं वह सुंदर और आकर्षक होती हैं, पुरुषों के कंपैरिजन में सुंदर और आकर्षक होती हैं। लेकिन यह थारू में ही नहीं आप कह सकते हैं, यह किसी भी वर्ण या जाति में आप कह सकते हैं या क्लास वर्ग में भी कह सकते हैं, किसी भी जनजातियों में या किसी भी वर्ग में, किसी भी जाति में, कि जो फीमेल क्लास होता है, स्त्री वर्ग होती है, वह पुरुष के कंपैरिजन में वह सुंदर और आकर्षक होती ही हैं। ओके, तो थारू जनजातियों में भी स्त्रियां सुंदर और आकर्षक होती हैं। और यहाँ पर स्त्रियां आभूषण भी धारण करती हैं। ओके, आभूषण की शौकीन भी होती है, पुरुष वर्ग भी आभूषण धारण करता है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनके मकान पर हम लोग डिस्कस करते हैं, हाउस कैसा होता है, किस तरह के भवन में निवास करते हैं। ओके, तो इनका जो भवन होता है वह लकड़ी के लट्ठों और नरकुल का बना होता है। तो लकड़ी और नरकुल का बना होता है, इसका मतलब यह है कि यह पक्के भवन में, हाउस में यानी मकान में नहीं रहते हैं या रहना पसंद नहीं करते हैं, अपितु या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि यह पक्के मकान का निर्माण नहीं करते हैं या पक्के भवन को नहीं बनाते हैं, अपितु या लकड़ी के लट्ठे और नरकुल
के बने भवनों में रहते हैं। ओके, आगे हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि थारुओं में, आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि थारू जनजातियों में ज्वाइंट फैमिली पाई जाती है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम देखने को मिलता है, यानी संयुक्त परिवार प्रथा इसमें विद्यमान है, यानी संयुक्त परिवार की प्रथा या परंपरा देखने को मिलती है। ओके, और यहाँ पर जब संयुक्त परिवार की प्रथा इनमें विद्यमान है तो जो परिवार का, यानी परिवार का जो हेड होता है, मुखिया होता है, वह सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति होता है। जैसे कहने का मतलब यह है कि संयुक्त परिवार है तो उसमें सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति, ओल्डेस्ट जो व्यक्ति होता है, जैसे ग्रैंडफादर कह लीजिए, दादा होते हैं, दादा के अनुपस्थिति में, ओके, अगर दादा एब्सेंट है, दादा का डेथ हो चुका है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनके स्थान पर भी परिवार का मुखिया फादर होता है, पिता होता है। अगर पिता भी नहीं है, पिता का भी डेथ हो चुका है, तो फिर जो संयुक्त परिवार में जो सबसे बड़ा पुत्र होता है, सब भाइयों में सबसे बड़ा जो होता है वह परिवार का मुखिया होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इनका भी जो समाज है वह पुरुष प्रधान समाज है। ओके, तो परिवार का मुखिया हमेशा पुरुष वर्ग भी ही होता है और सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति या सबसे सीनियर पर्सन। ओके, और यह एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त परिवार की प्रथा विद्यमान है, यह इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे चलते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस थारू जनजातियों में, इन थारू जनजातियों में जो बदला विवाह की प्रथा विद्यमान है। एक्सचेंज आप कह सकते हैं, बदला विवाह से तात्पर्य यह है कि जिस फैमिली में, जिस परिवार में अपने पुत्री का विवाह लोग करते हैं, उस परिवार में से उस परिवार में फिर अपने पुत्र का भी विवाह करते हैं, यानी पुत्री को जिस परिवार में देते हैं उस परिवार की पुत्री को फिर अपने घर में लाते हैं। और किस रूप में लाते हैं? विवाह के माध्यम से। ओके, तो इसी को बदला विवाह कहते हैं। तो ये बदला विवाह की प्रथा विद्यमान है या देखने को मिलती है किसमें? थारू जनजातियों में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे अच्छा चीज है थारू जनजातियों में अन्य कास्ट यानी जातियों की अपेक्षा कि इनमें जो है विधवा विवाह प्रथा विद्यमान है, यानी विडो रीमैरिज जो सिस्टम है यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी विधवा विवाह जो प्रथा विद्यमान है, तो यह बहुत अच्छी चीज है। यानी विधवा विवाह जो प्रथा अगर विद्यमान है तो उस समाज में स्त्रियों की जो स्थिति है वह अच्छी हो जाती है। आप कहेंगे कैसे? इसलिए कि स्त्री के पति की मृत्यु हो जाने के बाद विधवा जब हो जाती है तो उनको उनका सारा अधिकार छीन लिया जाता है। जो सामाजिक और धार्मिक जो दायरे हैं उनसे उनका अधिकार पावर कैटल कर लिया जाता है, यानी धार्मिक क्रियाकलापों में वह पार्टिसिपेट नहीं कर पाती, यानी भाग नहीं ले पाती हैं और उन्हें एक तरह से अपवित्र रूप में देखा जाता है, श्वेत वस्त्र धारण करना पड़ता है। ओके, तो तमाम जो धार्मिक क्रियाकलापें हैं, समाज के जो बंधन है उसके अकॉर्डिंग रहना पड़ता है। अगर उनका पुनः विवाह हो गया, रीमैरिज हो गया, तो फिर उन्हें पूरी स्वतंत्रता मिल जाती है। तो इस रूप में देखा जाए तो थारू स्त्रियों में, थारू जनजातियों में जो विधवा विवाह प्रथा विद्यमान है तो बहुत अच्छी है। इससे स्त्रियों की स्थिति अच्छी देखने को मिलती है। और विधवा विवाह जो होता है तो उस विधवा विवाह के होने के बाद, विधवा विवाह में होने पर एक प्रकार का जो भोज दिया जाता है उसे लठभरवा भोज कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि विधवा थारू जनजातियों में विधवा विवाह के अवसर पर जो भोज दिया जाता है उसे लठभरवा भोज कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं धर्म पर। थारू जनजातियों का धर्म क्या है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यह हिंदू धर्म को मानते हैं, यानी ये अपने को हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदू धर्म के सभी 30 त्योहारों को मनाते हैं। इंपॉर्टेंट बात है। अब आगे जो जहां जहां डिफर है वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सारे हिंदू धर्म के त्योहारों को मनाते हैं, दीपावली को भी मनाते हैं, लेकिन दीपावली को यह शोक के रूप में मनाते हैं। यह एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपसे पूछा जाता है। ओके, तो दीपावली को ये लोग शोक के रूप में मनाते हैं और इस दिन अपने पूर्वजों की यह उपासना करते हैं और उन्हें अच्छे व्यंजन यानी पकवान बना करके भोग लगाते हैं, जिन्हें ये अपने शब्दों में रोटी बोलते हैं, यानी उनको भोजन भी कराते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीपावली के त्योहार को यह लोग शोक के रूप में मनाते हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला जो त्योहार है बजहर नामक त्योहार, यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है।
बजहर नामक त्योहार ये मनाते हैं। ये बैसाख और ज्येष्ठ के महीने में ये मनाते हैं, बहुत धूमधाम से, बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो यह इनका बजहर नामक त्योहार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह थारू जनजातियां मनाती हैं। तो हम लोग अब थारू जनजातियों की अर्थव्यवस्था पर डिस्कस कर लेते हैं। थारू जनजातियों की अर्थव्यवस्था क्या है? तो कृषि, पशुपालन और शिकार, इनकी जो अर्थव्यवस्था है का बेस है, आधार है, वह एग्रीकल्चर, कृषि, पशुपालन और हंटिंग यानी शिकार भी करते हैं। ओके। और कृषि में मुख्य रूप से यह धान की यानी पेड़ी की खेती अधिक करते हैं, यानी धान की खेती प्रमुखता के साथ करते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे क्लाइमेट ही ऐसा है कि यह धान की फसल इन क्षेत्रों में, तराई क्षेत्रों में अधिक होती है, क्योंकि वर्षा भी अधिक होती है, ह्यूमिडिटी भी अधिक पाई जाती है। ओके। तो इसलिए यह खेती में प्रमुखता या प्राथमिकता किसको देते हैं? पेड़ी यानी धान की खेती अधिक करते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि चावल का उत्पादन अधिक करते हैं। ओके। और इनका जो मुख्य खाद्यान्न भी है, खाद्यान्न है, वह चावल है, यानी चावल को ज्यादा पसंद करते हैं लोग। ओके। तो कृषि कार्यों में धान की खेती प्रमुखता के साथ करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, पशुओं का क्रय विक्रय भी करते हैं। ओके। और यह लोग बकरी इत्यादि ज्यादा पालते हैं, कुक्कुट पालन का भी कार्य करते हैं, जिसे पोल्ट्री फार्म कहते हैं। तो पोल्ट्री फार्म टाइप तो नहीं, लेकिन कुक्कुट पालन का ज्यादा पालन करते हैं या एक बड़े पैमाने पर यह कार्य करते हैं। और इस जो जंगली एरिया है, वन है, उनका ये उपयोग भी करते हैं। इन वनों में यह जंगली जानवरों का शिकार भी करते हैं। ओके। आगे हम लोग इनके एजुकेशन पर डिस्कस करते हैं, शिक्षा पर। तो शिक्षा पर देखते हैं कि यह थारू जनजातियां अन्य जनजातियों के कंपैरिजन में अधिक एजुकेटेड है या शिक्षित है। ओके। कैसे? क्योंकि सरकार द्वारा भी विशेष व्यवस्था या इनके शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार के द्वारा लखीमपुर खीरी जनपद में, यानी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में जनजातियों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए या प्रदान करने के लिए एक महाविद्यालय की स्थापना की गई, यानी डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई है। यानी स्पेशली इस महाविद्यालय में थारू जनजातियों के बच्चे ही शिक्षा पाते हैं, उन्हीं के लिए स्पेशली इसे स्टेबल किया गया है या स्थापित किया गया है सरकार के द्वारा। इसलिए थारू जनजातियां अन्य जनजातियों के कंपैरिजन में काफी शिक्षित हैं लोग, और यह जिसके कारण इनके अंदर चेतना आई है। जब आप शिक्षित होंगे तभी आपके व्यक्ति के अंदर चेतना भी आती है। ओके। इसलिए थारू जनजातियों के अंदर चेतना अन्य जनजातियों के कंपैरिजन में अधिक है, और यह सरकारी सेवाओं में भी कार्यरत है, या आप कह लीजिए कि सरकारी सेवाओं में उच्च पदों पर भी ये नियुक्त है। ओके। क्यों? क्योंकि अन्य जनजातियों के कंपैरिजन में ये जाति एजुकेशन की तरफ इनका बहुत फोकस रहता है, और सरकार के द्वारा भी जनजातियों को आगे बढ़ाने के लिए या उनके विकास के लिए विशेष कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, विशेष योजनाएं लाई जा रही हैं, लॉन्च की जा रही हैं। उनको शिक्षित करने के लिए भी स्कूल, जो प्राथमिक स्कूल होते हैं, इसके बाद कॉलेज इत्यादि का भी स्थापना किया जा रहा है, इनके आवास का भी प्रबंध किया जा रहा है। ये सब सरकार की योजना में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसका लाभ इन जनजातियों को, थारू जनजातियों को अधिक मिला। इसलिए यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अन्य सभी जनजातियों की अपेक्षा थारू जनजातियां अधिक एजुकेटेड हैं। ओके। और सरकारी सेवाओं में उच्च पदों पर भी ये लोग नियुक्त हैं। तो यह थारू जनजातियों से संबंधित हम लोग डिटेल यानी विस्तृत डिस्कस किए हैं, और यह प्री के एग्जाम के लिए तो एग्जाम इंपॉर्टेंट है ही, और मेंस के एग्जाम के लिए भी यह बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो फिर हम आगे जनजाति को हम लोग डिस्कस करते हैं। यह इसमें हम लोग देखते हैं बोक्सा या बोक्सा। तो बोक्सा या बोक्सा जनजातियां बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनका हम लोग देख लेते हैं कि यह उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में निवास करते हैं। पहले जाग्राफिकल एरिया हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ये उत्तर प्रदेश का मैप है, डायग्राम है, और यह ऊपर जो है उत्तराखंड आपका ये है, ये आपका उत्तराखंड है। तो ये उत्तराखंड है, और यह है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट। ओके। जो उत्तराखंड की सीमा का ये निर्धारण करता है। तो बिजनौर जो डिस्ट्रिक्ट है यानी जिला अथवा जनपद है, उत्तराखंड का निर्धारण करता है, या उत्तराखंड के बॉर्डर पर कह लीजिए, या उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में यह स्थित है। तो इसी बिजनौर जनपद में
स्पेशली ये जनजातियां पाई जाती हैं, यहाँ पर डेंसिटी इनकी अधिक है। इसके अलावा इसके आसपास के जनपद में भी, क्षेत्रों में भी पाया जाता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो रेंज है, बॉर्डर है, उन क्षेत्रों में इनका निवास पाया जाता है। उत्तराखंड में भी इनका निवास है, ऐसी बातें नहीं है, लेकिन हम लोग यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश विशेष पर डिस्कस कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश पर ही विशेष हम लोग फोकस करेंगे। तो यह उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है बिजनौर जनपद में इनकी डेंसिटी अधिक पाई जाती है। या ऐसे आप कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में मुख्य रूप से इनका निवास स्थान है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आया भी है, आगे भी आएगा। तो आप लोग सावधान रहिएगा, बहुत केयरफुली से इसको केयरफुल होकर के इसको देखिएगा, पढ़िएगा आप लोग। तो इनका जो जनपद है उत्तर प्रदेश का, वह बिजनौर जनपद है। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अगले फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। और ये अपने को राजपूत वंश से बिलोंग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ये अपने को राजपूत वंश से बिलोंग करते हैं और कुछ ऐसा भी तर्क है, मान्यताएं हैं कि ये मराठा क्षेत्र से आकर बसे हैं। अब मराठा क्षेत्र से तात्पर्य क्या है? महाराष्ट्र का बेल्ट। ओके, मराठा क्षेत्र से आकर के बसे, तो ऐसा माना जाता है कि मराठों द्वारा इन्हें वहां से भगा दिया गया या मराठों से संघर्ष हुआ, और यह भी मूल रूप से मराठी क्षेत्र में मराठी लोग ही थे, लेकिन वहां से यह पलायन करके इन क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के इन क्षेत्रों में आकर के बस गए। ओके, जैसे थारू जनजातियों के बारे में कहा जाता है कि यह राजस्थान के थार मरुस्थल क्षेत्र में थे, तो इसी तरह इनके बारे में भी कहा जाता है कि ये मराठा क्षेत्र में रहते थे और मराठा लोगों द्वारा इन्हें वहां से भगा दिया गया, और यह आकर के एक सुरक्षित स्थान के तलाश में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सीमा क्षेत्रों में, पहले तो उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश ही था, तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में आकर के अपना निवास स्थान बना लिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनका निवास क्षेत्र हम लोग देख ही लिए, उत्तर प्रदेश का बिजनौर जनपद है, यहाँ पर हमने लिखा भी है बिजनौर जनपद। और बिजनौर जनपद में यह ग्रामीण क्षेत्रों में यानी रूरल एरिया में यह अब निवास करते हैं, और ग्रामीण बस्तियां, छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों के रूप में इनका निवास स्थान पाया जाता है या ये बसे हुए हैं। ओके, आगे इनका शारीरिक बनावट हम लोग देख लेते हैं। तो ये अभी छोटे कद के होते हैं, इनकी भी लंबाई लगभग औसतन 5 फीट के आसपास होती है। ओके, और इनका चेहरा चौड़ा होता है, इनका फेस चौड़ा होता है, आंखें छोटी होती है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह पहाड़ी लोगों के समान इनके शारीरिक बनावट होती है। ओके, यानी कद छोटा, फेस चौड़ा, चेहरा जो है चौड़ा होता है, आंखें छोटी होती है, और बड़े ही ये हिस्ट पुष्ट यानी स्ट्रांग यानी मजबूत होते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगली बात हम लोग देख लेते हैं कि इनका जो परिवार होता है वह ज्वाइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार के रूप में ही ये लोग रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली। और परिवार का मुखिया पुरुष वर्ग होता है, यानी इनके में भी पैट्रियार्कल सोसाइटी जो समाज का स्वरूप है वह पुरुष प्रधान है, या पितृसत्तात्मक आप कह सकते हैं, पैट्रियार्कल सोसाइटी। ओके, और यह सामान्यतया या विशेष रूप से स्पेसिफिक आप कह सकते हैं कि यह ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली भी देखने को मिलता है, यानी केंद्रीय परिवार भी देखने को मिलता है। केंद्रीय परिवार या न्यूक्लियर फैमिली से तात्पर्य है पति पत्नी और बच्चे, यानी संयुक्त परिवार में भी ये लोग रहते हैं, संयुक्त परिवार से अलग होकर के भी रहते हैं। तो इस प्रकार दोनों टाइप या दोनों रूपों में ये लोग, इनका परिवार या समाज देखने को मिलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनका भाषा लैंग्वेज क्या है? तो यह हिंदी भाषी या हिंदी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी जो भाषा है, लैंग्वेज है, वह हिंदी है। इसके बाद इनका ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय हम लोग देख लेते हैं। व्यवसाय एग्रीकल्चर यानी कृषि है, व्यवसाय कृषि, पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री एंड हंटिंग यानी शिकार। तो कृषि, पशुपालन और शिकार करते हैं, और शिकार में स्पेशली किस चीज पर ये लोग फोकस करते हैं? मछली पकड़ना, यानी जो मछली पकड़ने वाला या मछली का शिकार कह लीजिए करना, ये ज्यादा बहुत ही बड़े पैमाने पर करते हैं। रीजन उसका है
कि इनके जो भोजन है, भोजन में मुख्य रूप से चावल और फिश यानी मछली का प्रयोग ही ज्यादा करते हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि इनका मुख्य जो भोजन है वह मछली और चावल है। ओके, लेकिन कृषि कार्य में अन्य फसलें भी उगाते हैं। कृषि कार्य में गेहूं, चावल, चना, मटर एनीवे और नकदी फसलों का भी उत्पादन करते हैं, लेकिन भोजन में मुख्य रूप से चावल और फिश यानी मछली का उपयोग या प्रयोग ज्यादा करते हैं। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि इनका जो मुख्य भोजन है वह चावल और मछली है। ओके, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं सामाजिक स्तरीकरण। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, यह पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक स्तरीकरण से तात्पर्य है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, यानी इनके जो सामाजिक स्तरीकरण है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, समाज में एक क्रम स्तर पाया जाता है। जैसे हिंदू समाज में आप देखिए तो ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण और फिर कास्टिज्म पर बेस जब आया तो फिर कास्ट के आधार पर यही वर्ण जो है उच्च से निम्न तक एक कास्ट के रूप में यानी जाति के रूप में डिवाइड हो गए। तो ये इसी को स्तरीकरण करते हैं। तो स्तरीकरण इनके में भी पाया जाता है, यानी बुक्सा जनजातियों में भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? तो हिंदू धर्म के समान ही पाया जाता है और यह लोग खुद हिंदू धर्म से ही बिलोंग करते हैं। यह भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि हिंदू से बाहर है, लेकिन ट्राइब्स है यानी जनजातियां हैं तो इनके में भी सामाजिक स्तरीकरण देखने को मिलता है। जैसे बुक्सा ब्राह्मण, ओके, यह सबसे इनके में भी जो ब्राह्मण वर्ण है वो श्रेष्ठ माने जाते हैं। बुक्सा क्षत्रिय या दूसरे नंबर पर या दूसरे स्थान पर आते हैं। इसी तरह बुक्सा अहिर, बुक्सा नाई, यानी एक कास्ट के रूप में हिरार्ची एक क्रम देखने को मिलता है, मतलब उच्च से निम्न की ओर क्रम पाया जाता है और उसी क्रम के आधार पर इनमें कास्ट यानी जाति का भी ओरिजिन देखने को मिलता है या कास्टिज्म देखने को पाया जाता है या देखने को मिलता है, या फिर ऐसे आप कह लीजिए कार्य के आधार पर इनकी ये भी जाति के रूप में विभाजित है। ओके, निम्न जाति के लोग उनके जो पेशे हैं, कार्य है उसको करते हैं। जैसे नाई है तो अपने वर्क को करेंगे, अहिर है तो पशुपालन इत्यादि पर विशेष इनका फोकस रहता है। ओके, बुक्सा क्षत्रिय वर्ण के हैं तो पहले तो अपने कबीले की सुरक्षा ये लोग करते थे, लेकिन वर्तमान में यानी आधुनिक समय में थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया है तो चीजें अलग पाई जाती हैं, वो अलग चीजें हैं। लेकिन इनके समाज में बुक्सा जो ब्राह्मण है आज भी इनकी श्रेष्ठता बनी हुई है, क्योंकि इनके धार्मिक क्रियाकलापों को यही बुक्सा ब्राह्मण द्वारा ही संपादित कराया जाता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनमें सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप देखने को मिलता है, यानी बुक्सा ब्राह्मण, बुक्सा क्षत्रिय, बुक्सा अहिर, बुक्सा नाई, एनीवे इस तरह की जातियां। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर आगे पहुंचते हैं। अगला पॉइंट है इनमें मैरिज यानी विवाह का टाइप क्या है, स्वरूप क्या है, वह देखते हैं हम लोग। तो इनमें विवाह एक अनुबंध के रूप में होता है जिसे आप कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि इस्लाम धर्म में जो विवाह एक समझौता या कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, तो उसी रूप में इनके समाज में विवाह अनुबंध पर आधारित है, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट पर बेस पर आधारित माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें यह है कि इनके में बुक्सा जनजातियों में बहुपत्नी विवाह और विधवा विवाह प्रथा भी देखने को मिलती है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि बहुपत्नी विवाह भी देखने को मिलता है या पाया जाता है और विधवा विवाह भी पाया जाता है या मिलता है। तो सबसे अच्छी चीज तो यह है कि विधवा विवाह यानी विधवाओं को भी एक सम्मानित रीमैरिज यानी वीडियो रीमैरिज सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलता है। इससे विधवाओं की स्थिति इस समाज में भी अच्छी है, थारू समाज के समान। ओके, तो बहुत अच्छी चीजें हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, यह आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि किन जनजातियों में विवाह एक अनुबंध माना जाता है या कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। तो बुक्सा जनजातियों में माना जाता है। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित होने से क्या दिखाई पड़ता है, इनके समाज में क्या चीज देखने को मिलता है? तो समाज में यह देखने को मिलता है कि जो तलाक प्रथा है, तलाक में
बहुत तलाक जो है बड़े आसानी से हो जाता है, यानी सरलता से हो जाता है। जहाँ अनुबंध पर आधारित जो मैरिज है, विवाह होता है, वह उस समाज में या सोसाइटी में तलाक बड़े आसानी से हो जाता है, सरलता से हो जाता है। तो इस प्रकार और यहाँ पर इस वर्ग में भी स्त्रियां आकर्षक और सुंदर होती हैं, यह भी आभूषण धारण करती हैं। इसके बाद है यहाँ पर स्त्री, यहाँ पर फीमेल क्लास में कह लीजिए या स्त्री समाज में कह लीजिए, एक प्रकार का सर पर एक आर्टिफिशियल जूड़ा धारण करती हैं, जिसे इरडा कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग धर्म से संबंधित बातों पर डिस्कस कर लेते हैं। अगला पॉइंट है धर्म, यानी बुक्सा या भोक्सा जनजातियां हम लोग डिस्कस किए हैं, लेकिन फिर यहाँ पर डिटेल कर लेते हैं कि यह किस धर्म से बिलोंग करती हैं, किस धर्म को मानती हैं। तो हिंदू धर्म को मानती हैं, नहीं यह मूल रूप से हिंदू धर्म को मानते हैं। और हिंदू धर्म को जब मानते हैं तो इनके गॉड यानी गॉड एंड गॉडेस क्या होंगे, देवता क्या होंगे। तो यह भगवान शिव की पूजा करते हैं, यानी महादेव जिन्हें कहते हैं भगवान शिव। इसके बाद देवी में देखा जाए तो मुख्य रूप से काली देवी की, दुर्गा देवी की, लक्ष्मी देवी की ये लोग पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। इसके अलावा भगवान राम, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। इनका सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि काशीपुर नामक यहाँ पर एक स्थान है, प्लेस है, वहां पर एक देवी है, चामुंडा देवी इनका नाम है। चामुंडा देवी की पूजा या सबसे बड़ी देवी इनको ये मानते हैं। और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष बड़े ही धार्मिक उल्लास के साथ यहाँ पर जाकर के चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बुक्सा या भोक्सा जनजातियां जो काशीपुर की चामुंडा देवी है, उनकी सबसे बड़ी देवी मानी जाती है। ओके, यानी इन जनजातियों के सबसे बड़ी देवी चामुंडा देवी मानी जाती है। यहाँ पर जाकर के पूजा अर्चना करते हैं। आगे हम लोग त्योहार को देख लेते हैं, इनके फेस्टिवल को। तो जाहिर सी बात है, ये क्लियर बात है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है कि साइंटिफिक रूप में भी आप इसको समझ सकते हैं कि जब ये हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो हिंदू धर्म के 30 त्योहार को ये मानेंगे और मनाएंगे। ओके, इस प्रकार होली, दिवाली, दशहरा, जन्माष्टमी इत्यादि जो हिंदू धर्म के जो त्योहार है इनको ये मनाते हैं। ओके, और यहाँ पर इनके स्थानीय जो एक देवी होती है जिन्हें ग्राम देवता अथवा ग्राम देवी कहते हैं, इनकी ये पूजा बड़े ही उल्लास के साथ करते हैं, इस ग्राम देवी की पूजा। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है इनकी पंचायत। अब इनकी पंचायत क्या है, यहाँ पर इस बुक्सा जनजातियों में बिरादरी पंचायत देखने को मिलता है। बिरादरी पंचायत में जो पद होते हैं उसमें बाई बर्थ होते हैं, यानी वंशानुगत होते हैं, जन्म पर आधारित होते हैं, उनमें कोई चुनाव नहीं होता है। ओके, और उस वर्ग के ही लोग मुखिया का काम करते हैं, तो उसमें पद होता है। पद का मतलब तखत। इनके मुखिया को, जो स्थानीय ग्राम के मुखिया होते हैं, उन्हें तखत कहा जाता है और यह सबसे ऊंचा पद माना जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला जो पद होता है मुंसिफ होता है, दरोगा होता है, सिपाही होता है। तो दरोगा, सिपाही का और तखत, मुंसिफ जो एक पद होता है वंशानुगत होते हैं और इसमें किसी प्रकार का चुनाव नहीं होता है। तो यहाँ पर दरोगा और सिपाही या ग्राम के सुरक्षा, शांति व्यवस्था और सुरक्षा के का काम करते हैं या देखते हैं, यह वंशानुगत होता है। और मुंसिफ और मुखिया जो है प्रमुख होता है, सबका प्रमुख। और मुंसिफ इन क्षेत्रों के सिस्टम यानी व्यवस्था, भूमि से संबंधित व्यवस्था अथवा नियम जो परंपरागत चले आए हैं उनकी देखरेख करते हैं। तो यह हम लोग देखे बुक्सा या भोक्सा जनजातियां जो इन माहीगीर जनजातियों पर हम लोग डिस्कस करते हैं। माहीगीर जनजातियां, इनके पहले निवास क्षेत्र के बारे में, ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। निवास क्षेत्र, तो यह उत्तर प्रदेश के स्पेशली बिजनौर जनपद में इनका निवास स्थान है। और बिजनौर जनपद के नजीमाबाद, यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि बिजनौर के नजीमाबाद क्षेत्र में इनका मुख्य रूप से निवास क्षेत्र है, या ऐसे आप कह सकते हैं कि नजीमाबाद क्षेत्र में इनकी डेंसिटी अधिक है। नहीं तो वैसे अगर देखा जाए तो बिजनौर के जनपद, इसके अलावा सहारनपुर, जलालाबाद, कीरतपुर, मनेरा, मंडवार, धारानगर आदि क्षेत्रों में, यानी आप कह सकते हैं
कि उत्तराखंड यानी उत्तर प्रदेश का, इधर उत्तराखंड है, तो इधर हरियाणा है, दिल्ली है, और इधर आपका हिमाचल प्रदेश है। तो ये जो सहारनपुर है, यह बेल्ट लिए यानी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो बीच का जो बेल्ट है, इन क्षेत्रों में इनका निवास स्थान है। लेकिन एग्जाम में स्पेसिफिक पूछ देता है, इसलिए उसमें नजीमाबाद को ही ठीक करना है। और नजीमाबाद बिजनौर जनपद के में पड़ता है। तो बिजनौर जनपद के नजीमाबाद क्षेत्र में इन जनजातियों का, माहीगीर जनजातियों का मुख्य रूप से निवास है। ओके, आगे बढ़ते हैं कि इन जनजातियों का फर्स्ट टाइप उल्लेख कहाँ मिलता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से यह भी इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में जानकारी सर्वप्रथम महाभारत में मिलता है। तो जो हिंदू ग्रंथ इपिक है, जो हिंदुओं का इपिक महाभारत है, उसमें सर्वप्रथम इन जनजातियों के बारे में उल्लेख मिलता है, माहीगीर जनजातियां। और इनका जो मुख्य पेशा है, यह कार्य क्या करते हैं, तो यह मछुआरे हैं, मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। उनका मुख्य पेशा या ऑक्युपेशन या व्यवसाय कह लीजिए तो मछली पकड़ना है। ओके, इसलिए इनके जो भोजन भी है तो उसमें मछली ज्यादा इंपॉर्टेंसी है, या मछली और चावल के का यह सेवन अधिक करते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इनके भोजन में मुख्य रूप से मछली और चावल होता है। आगे बढ़ते हैं, इनके रिलीजन यानी धर्म पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यह इस्लाम धर्म को मानते हैं। यह माहीगीर जनजातियां इस्लाम धर्म को मानती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि माहीगीर कौन सी जनजातियां इस्लाम धर्म को मानती हैं। तो यह माहीगीर जनजातियां इस्लाम धर्म को मानती हैं। इसलिए इनके जो समाज के जो नियम होते हैं वह इस्लामिक नियम है, यानी इस्लाम धर्म के जो नियम है उसी को ये फॉलो करते हैं या उसका पालन करते हैं। और यह लोग इस्लाम धर्म के नियमों के अनुसार यह मस्जिदों का निर्माण करते हैं और मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं नियमित। स्त्रियां भी इस्लाम धर्म के नियम का पालन करती हैं। स्त्रियां भी बुर्का इत्यादि का पालन करती हैं, पर्दे में रहती हैं। तो इस प्रकार से यह इस्लाम धर्म के नियम को फॉलो करते हैं अथवा पालन करते हैं। और इनमें जो विवाह के जो नियम होते हैं वह अनुबंध पर आधारित होता है, यानी इस्लाम धर्म के नियम को फॉलो करते हैं या पालन करते हैं। और इन जनजातियों में भी जो विवाह जो कॉन्ट्रैक्ट है अनुबंध पर होता है, और तलाक के नियम बड़े सरल होते हैं। ओके, तो इस रूप में, और इनका जो शिक्षा की बात अगर देखा जाए तो इन जनजातियों में शिक्षा का स्तर बहुत बिलो है। शिक्षा का स्तर बिलो है, इसलिए अपने परंपरागत पेशे और कार्यों को ही ये लोग करते हैं। ओके, इसीलिए जब शिक्षा का स्तर इनका निम्न है, नीचे है, तो जन चेतना का या तार्किक ज्ञान का इनके में संचार बड़ा कम है। इसीलिए परंपरागत नियमों में विश्वास करते हैं, परंपरागत व्यवसाय में ही विश्वास करते हैं, और उन्हीं के आधार पर यह इनकी दिनचर्या होती है या जीवन यापन करते हैं। ओके, इनके फैमिली का यानी परिवार का स्वरूप हम लोग देख लेते हैं। तो यह ज्वाइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार में भी रहते हैं और केंद्रीय परिवार में भी रहते हैं। तो यानी ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, यानी एकाकी परिवार में भी रहते हैं और संयुक्त परिवार में भी रहते हैं। दोनों परंपराएं यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर अधिकांशतया एक केंद्रीय परिवार अधिक देखने को मिलता है, जिसमें पति पत्नी और बच्चे होते हैं। तो इस रूप में ज्यादा दिखाई पड़ता है। संयुक्त परिवार की जो प्रथा है वो थोड़ा वीक है, लूज है, कमजोर है। ओके, लेकिन केंद्रीय परिवार अधिक देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो इनका मुख्य ऑक्युपेशन व्यवसाय है वह मछली पकड़ना है। इन क्षेत्रों में ये मछली पकड़ते हैं। मछली या मुख्य व्यवसाय इनका यही है। जीविकोपार्जन का जो बेस था, आधार था, वह यही है, मछली पकड़ना। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो इन क्षेत्रों पर जो नदी है, तालाब है, झरने, झील इत्यादि हैं, तो इस पर धीरे धीरे गवर्नमेंट का यानी सरकार का अधिपत्य अधिकार होता गया। इसलिए अब यह जो इनका ऑक्युपेशन है, पेशा है, यह कमजोर पड़ गया है। इसलिए इनकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई है, जिसके चलते यह श्रमिक का कार्य करते हैं। जैसे
कृषक श्रमिक के रूप में दूसरे के यानी जमींदार वर्ग के फील्ड यानी क्षेत्र पे खेतों पे जाके यह काम करते हैं, श्रमिक रूप में कार्य करते हैं, मजदूरी करते हैं, रिक्शा इत्यादि भी चलाते हैं। तो अपने जीव को इन कार्यों से अपने जीव को उपार्जन करते हैं। ओके, आगे इनकी जो शिक्षा का स्तर है, यहाँ पर यह थारू जनजातियों से इनकी शिक्षा बड़ी ही वीक है, कमजोर है, एजुकेशन कम है, इसलिए धर्म के नियम इन पर बहुत कड़ाई से लागू होते हैं, धार्मिक नियमों का ये पालन करते हैं। इनकी लैंग्वेज देखा जाए, भाषा देखा जाए तो ये हिंदी भाषा तो बोलते ही हैं, हिंदी में खड़ी बोली बोलते हैं ज्यादा, ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है खड़ी बोली। लेकिन इस्लाम धर्म का पालन करते हैं या इस्लाम धर्म को मानते हैं, इस रूप में उर्दू, अरबी और फारसी भाषा को भी यह प्रयोग करते हैं। ओके, उर्दू भाषा का भी अभिवादन में इन्हीं सब उर्दू सब जो या इस्लामिक धर्म के जो नियम है, भाषा है यानी बोली है, उनका ये लोग प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं, इनके समाज में यानी माहीगीर जनजातियों के समाज में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो वंशानुगत आप कह लीजिए वह नियम या पंचायतों का स्वरूप देखने को मिलता है या जाति पंचायतों का स्वरूप देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये जो पंचायत में जो बादशाह का पद होता है, ये सबसे मुखिया माना जाता है या मुख्य पद बादशाह का होता है। उसके बाद उसकी सहायता के लिए वजीर होते हैं। तो बादशाह और वजीर होते हैं, यह दोनों पद वंशानुगत होता है। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि इनकी जाति पंचायत होती है। और इनके जाति पंचायत यानी यह आपसी इनका जो विवाद आपसी विवाद होता है, तो इसी जाति पंचायत के द्वारा उनका निपटारा किया जाता है या उस समस्या का समाधान किया जाता है। और इस पंचायत के द्वारा जो इनकी अपनी स्थानीय पंचायत होती है, उसके नियम कठोर होते हैं, कड़े होते हैं, उसका पालन करना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार ध्यान रखना है। तो यह माहीगीर जनजातियों से संबंधित जो मुख्य चीजें थी हम लोग डिस्कस किए। लेकिन यहाँ से 3 क्वेश्चंस प्री एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इनका निवास क्षेत्र, तो बिजनौर जनपद उत्तर प्रदेश का यानी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो बॉर्डर है, बिजनौर जनपद के नजीमाबाद का स्पेसिफिक क्षेत्र है, जहां पर इनकी डेंसिटी अधिक पाई जाती है, इनकी संख्या अधिक पाई जाती है। तो नजीमाबाद जो एग्जाम में बार बार पूछता है। इसके अलावा तो सहारनपुर, जलालाबाद, ये सब पूरा बेल्ट ही है। ओके, और दूसरी बात यह इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस कि इनका फर्स्ट टाइम उल्लेख महाभारत में मिलता है। महाभारत एक धार्मिक ग्रंथ है हिंदू धर्म का, उसमें मिलता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह इस्लाम धर्म को मानते हैं। तो इस्लाम धर्म को मानते हैं। 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनका निवास बिजनौर नजीमाबाद, फर्स्ट टाइम इनका उल्लेख महाभारत में, और यह इस्लाम धर्म को मानते हैं। इस प्रकार इस्लाम धर्म के नियमानुसार ये अपना जीवन यापन करते हैं। ओके, हम लोग इसको प्रारंभ करते हैं। खरवार जनजातियां अथवा खैरवार जनजातियां। तो पहले तो हम लोग इनका जो निवास क्षेत्र है इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इनका क्षेत्र ये किन क्षेत्रों में निवास करते हैं उत्तर प्रदेश के। तो बेसिकली देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट और मिर्जापुर, यानी ये आप देख लीजिए कि सोनभद्र और मिर्जापुर जो दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश का जो दक्षिण पूर्व क्षेत्र है, सोनभद्र और मिर्जापुर इन क्षेत्रों में निवास करते हैं। इसमें भी सोनभद्र का क्षेत्र स्पेशली है, यानी यहाँ पर डेंसिटी इनकी अधिक पाई जाती है, इसलिए कि सोनभद्र से झारखंड लगा हुआ है, झारखंड स्टेट यानी राज्य लगा हुआ है। इसके बाद बिहार की सीमाएं लगी हुई है। पहले झारखंड बिहार के अंतर्गत ही था, लेकिन जब विभाजन हो गया, बिहार का विभाजन हो गया और झारखंड अलग राज्य के रूप में हो गया, तब झारखंड से भी सीमाएं लगने लगी। इस प्रकार सोनभद्र यह भी इंपॉर्टेंट है कि सोनभद्र राज्य, सोनभद्र जो डिस्ट्रिक्ट है, जनपद है, इसकी सीमाएं बिहार राज्य, झारखंड राज्य, ये नीचे देखेंगे छत्तीसगढ़ और इधर मध्य प्रदेश, यानी कुल 4 राज्यों से स्टेट से टच करता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यह सोनभद्र में यह खरवार अथवा खैरवार जो ट्राइब है, जनजातियां है, इनका जो निवास क्षेत्र है, डेंसिटी है, या फिर आप केंद्र कह लीजिए, सेंटर कह लीजिए, वह उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जनपद है। तो पहला क्वेश्चन ध्यान रखना है कि सोनभद्र जनपद में इनका निवास है। वैसे तो इनका निवास क्षेत्र ये फैले हुए हैं
मिर्जापुर, सोनभद्र और झारखंड के भी एरिया में। लेकिन यहाँ पर जब स्पेशली जनपद की बात एग्जाम में आएगा और 4 जनपद ABCD में से एक ही जनपद को चूज करना होगा, तो वहां पर सोनभद्र आप लोग करेंगे, क्योंकि सोनभद्र क्षेत्रों में इनका डेंसिटी या घनत्व अधिक है या अधिक पाया जाता है, या इनका निवास क्षेत्र इसी जनपद में है। ओके, बेसिकली इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं कि यह जो खरवार अथवा खैरवार जो जनजातियां थी, ऐसा मालूम होता है या इनके बारे में यह ज्ञात होता है कि यह मूल रूप से रहने वाले पलामू क्षेत्र के थे। अब पलामू कहाँ पड़ता है? तो पलामू तो पहले बिहार में था, लेकिन जब झारखंड राज्य बन गया, स्टेट बन गया, तो अब यह पलामू झारखंड में आ गया है। तो ये पलामू क्षेत्र के रहने वाले थे और यह झारखंड से यानी पलामू क्षेत्र से आकर के यह उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अपना निवास स्थान बना लिए, यानी वहां से इनका विस्तार हुआ और यह आकर के उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी बस गए। ओके, और इस प्रकार से यह आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सोनभद्र और मिर्जापुर से और झारखंड से एक कैमूर वन्यजीव पहाड़ी है, यानी कैमूर पहाड़ी। तो कैमूर पहाड़ी के क्षेत्र में या बेल्ट में कभी अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खरवार अथवा खैरवार ट्राइब यानी जनजातियों का निवास किस पहाड़ी क्षेत्र पर है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को, कैमूर वन्यजीव पहाड़ी या कैमूर पहाड़ी के क्षेत्रों में। तो इसी के रेंज में या इन्हीं के क्षेत्रों में निवास करते हैं। अब आप यह समझ गए होंगे कि जब कैमूर वन्यजीव पहाड़ी है यानी फॉरेस्ट है, जंगलों में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, तो फिर इनका मुख्य व्यवसाय क्या होगा, और जो पहाड़ी क्षेत्र में लोग रहते हैं वह शारीरिक यानी फिजिकली कैसे होते हैं। फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत फिट होते हैं। तो आइए इस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी जो शारीरिक बनावट होती है, ये लोग खरवार जाति के लोग शारीरिक रूप से बहुत ही बलशाली, ब्रेव और शक्तिशाली होते हैं, पावरफुल होते हैं, स्त्री पुरुष दोनों वर्ग। ओके, अब ये पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, निवास करते हैं। तो अगर इनका मुख्य पेशा देखा जाए तो हंटिंग, शिकार करना, जंगली जानवरों का शिकार करते थे। और फिर आगे चल करके ऐसा इनके बारे में जानकारी मिलती है कि ये जंगलों में रहते थे और यह कैमूर वन्यजीव पहाड़ी के क्षेत्रों में कत्थे का भी व्यापार करते थे, बीड़ी के पत्ते का। तो इन सब पर ये अपना अधिकार मानते थे। तो एक तरह से जीविकोपार्जन का इनका जो साधन था, यह जो वन थे, जंगल थे, उसमें जो विविधता रूप में जो पाए जाते थे, जंगली जीव हुए, जीव जंतु हुए, और वृक्षों के माध्यम से या फिर जड़ी बूटियों के माध्यम से यह अपने जीविकोपार्जन को करते थे। ओके, लेकिन फिर हम लोग आगे इनके धर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यह मुख्य रूप से हिंदू धर्म का पालन करते हैं, या हिंदू धर्म को मानते हैं, या हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, या आप कह लीजिए कि यह हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को अपना लिए। ओके, वैसे तो ट्राइबल यानी जनजातियों का कोई अपना मूल रूप से बेसिक कोई उनका रिलीजन नहीं होता है, लेकिन जब यह उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में आए तो यहाँ पर लोगों से, यहाँ के निवासियों से इनका संपर्क हुआ, तो यह हिंदू धर्म का पालन करने लगे या हिंदू धर्म को एडाप्ट कर लिए। ओके, और जब हिंदू धर्म को एडाप्ट कर लिए यानी हिंदू धर्म का पालन करते हैं, तो फिर वर्शिप किसकी करेंगे यानी पूजा किसकी करेंगे, तो हिंदू देवी देवताओं का, यानी जो हिंदू गॉड एंड गॉडेस हैं इनकी पूजा करेंगे। तो इनमें लॉर्ड शिवा यानी भगवान शिव की पूजा करते हैं। ओके, हनुमान जी की पूजा करते हैं, पवन सुत हनुमान। इसके बाद देवी में दुर्गा देवी की पूजा करते हैं, और दुर्गा देवी की पूजा करते हैं, इन्हें बलि भी चढ़ाते हैं जानवरों का। ओके, और इसके अलावा स्थानीय देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। स्थानीय जो इनके देवी देवता हैं उनकी भी पूजा करते हैं। इसके अलावा जो जंगलों में रहते हैं और हिंदू धर्म में, जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे कि नाग पूजा यानी स्नेक वर्शिप, यानी एक मंथ अगस्त मंथ में नाग पंचमी आती है। इस त्योहार को, इस फेस्टिवल में को ऐसी मान्यता है कि साइंटिफिक रूप में भले न हो, लेकिन ऐसी मान्यता है कि इस दिन स्नेक वर्शिप यानी नाग की पूजा की जाती है और नाग देवता को मिल्क यानी दूध पिलाया जाता है, जबकि साइंटिफिक रूप में ऐसा नहीं है। तो इसीलिए धर्म के अकॉर्डिंग कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किया जाता है, लेकिन साइंटिफिक रूप में अगर देखा जाए तो वह पॉसिबल नहीं है, लेकिन धर्म के अकॉर्डिंग भाई सही है।
और वह गॉड गिफ्टेड रूप में माना जाता है, इसलिए उसका पालन किया जाता है, धार्मिक रूप में उसे पूजा किया जाता है या उसकी वर्शिप होती है। ओके, तो नाग पूजा भी ये लोग करते हैं। इसके अलावा वृक्षों में देखा जाए तो पीपल और नीम के वृक्ष की भी पूजा करते हैं। तो इस प्रकार यह हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। वृक्षों में पीपल और नीम की पूजा करते हैं और जीव जंतुओं में जीवों में देखा जाए तो स्नेक वर्शिप यानी नाग की पूजा करते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं इनके तीज त्योहार, इनके फेस्टिवल क्या है त्योहार। तो यह हिंदू धर्म के त्योहार होली, दीपावली, दशहरा इत्यादि को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। दशहरा के समय जो नवरात्रि का पर्व होता है इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं और इन फेस्टिवल पर यानी त्योहारों पर यह एक प्रकार का नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। यह है कर्मा नृत्य। तो ये कर्मा नृत्य को करते हैं और कर्मा नृत्य किसका है? खरवार जनजातियों का है, खरवार ट्राइब्स का है। यह हमेशा आपसे पूछा जाता है यह कब करते हैं? यह खुशी के उस मौके पर करते हैं, अपने तीज त्योहार या फेस्टिवल पर या अन्य ओकेजन पर जो खुशी का माहौल होता है उस समय लोग करते हैं। ओके, इनके ऑक्यूपेशन को हम लोग देख लेते हैं, व्यवसाय को देख लेते हैं। व्यवसाय क्या है? तो अब यहाँ पर जब जंगलों में रहते हैं तो इनका मुख्य पेशा तो हंटिंग शिकार करना रहेगा, शिकार करते हैं। इसके अलावा ये कत्थे का व्यापार करते हैं, क्योंकि कैमूर वन्यजीव पहाड़ियों में, कैमूर पहाड़ियों में जो वृक्ष हैं वहां से कत्थे का व्यापार होता है, इसके वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। ओके, इसके अलावा बीड़ी का पत्ता भी यहाँ से ध्यान रखना है, बीड़ी के पत्ते का भी व्यापार करते थे। लेकिन अब रह गई बात कि जब अब भारत सरकार का या कह लीजिए कि गवर्नमेंट का जब वनों पर अधिकार हो गया और तमाम एक्ट यानी अधिनियमों के द्वारा, तो इन क्षेत्रों में जो रहने वाले ट्राइबल हैं, जनजातियां हैं, उनका इस पर से अधिकार छीन लिया गया। अब यह कत्थे का व्यापार, बीड़ी के पत्ते इत्यादि का व्यापार अब नहीं कर पाते हैं, जंगली जानवरों का शिकार भी नहीं कर पाते हैं, तो इनसे इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। अब यह एक लेबर वर्क के रूप में, श्रमिक के रूप में भी काम करते हैं। इस प्रकार इनकी आर्थिक स्थिति वर्तमान में देखा जाए तो डैमेज हो गई है। ओके, लेकिन अगर यहाँ पर व्यवसाय हम लोग देखते हैं तो यह शिकार करना, कत्थे का व्यापार करना, बीड़ी के पत्ते इत्यादि को का व्यापार करना। एग्रीकल्चर में देख लिया जाए, कृषि में देख लिया जाए तो कृषि में क्या करते हैं कि भाई खेती भी करते हैं, गेहूं, जौ, बाजरा, धान आदि। तो यह खेती भी करते हैं, कृषि कार्य भी करते हैं। और इनके भोजन में देखा जाए, भोजन में इनका देखा जाए तो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते हैं। क्यों? क्योंकि जंगलों में रहते हैं तो शिकार करते हैं जंगली जानवरों का, तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते हैं। इसके अलावा यह मदिरा पान भी करते हैं। मदिरा पान इसलिए करते हैं क्योंकि ये जंगलों में रहते हैं और यहाँ पर इन जंगलों में महुए के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो मदिरा ये बनाते हैं यानी शराब जो बनाते हैं वो महुए का बनाते हैं। महुए का शराब अधिक मात्रा में ये बनाते हैं क्योंकि इनको आसानी से यह उपलब्ध हो जाता है या प्राप्त हो जाता है। तो इसके अलावा यह वेशभूषा पर इनका डिस्कस किया जाए, हम लोग देखा जाए तो पुरुष वर्ग धोती कुर्ता और पगड़ी धारण करते हैं, जबकि स्त्रियां साड़ी वस्त्र धारण करती हैं और आभूषण का भी आभूषण का प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों लोगों द्वारा किया जाता है, दोनों क्लास यानी वर्ग के द्वारा किया जाता है। तो यह था खरवार अथवा खैरवार जनजातियां। और यहाँ पर खरवार जनजातियां या मिर्जापुर और सोनभद्र, स्पेशली सोनभद्र और झारखंड के क्षेत्रों में इनका निवास स्थान है। लेकिन हम लोग जब उत्तर प्रदेश स्पेशल या उत्तर प्रदेश के को दृष्टिकोण में रख करके पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर सोनभद्र और मिर्जापुर का क्षेत्र रहेगा। स्पेशली अन्य जिलों में भी है, लेकिन इनका जो कह लीजिए पॉपुलेशन कम है, इनका पॉपुलेशन सबसे अधिक सोनभद्र और मिर्जापुर का क्षेत्र है। ओके, तो यह था उत्तर प्रदेश की जो मुख्य जनजातियां थी और जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से वह हम लोग देखे। और यहाँ पर एक बात ध्यान और रखिएगा आप लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से, इस प्रकार अगर सोनभद्र जनपद में देखा जाए तो जनजातियों की संख्या अधिक हमें ट्राइब की दिखाई पड़ रही है। जैसे मुख्य रूप में तो खरवार अथवा खैरवार को हम लोग देख लिए, इसके अलावा पानिका जनजातियां हैं,
परहिया अथवा परहरिया जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। बैंगा और अगरिया, पटारी, चेरो और भुइया, ये सब जनजातियां सोनभद्र के क्षेत्रों में स्पेशली निवास करती हैं। ओके, तो यह है जनजातियों से संबंधित। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं।